आज हम समझेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसें द्रवों में सामान्य परिस्थितियों में विलेय नहीं हो पाती या सामान्य परिस्थितियों में गैसों को विलेय करना सरल नहीं होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था या कल समझा था कि समान प्रकृति के दो पदार्थ एक दूसरे में आपस में विलेय होते हैं, वहीं उसी प्रकार गैस और द्रव भी जो आपस में विलेय होते हैं उनकी भी प्रकृति समान होनी चाहिए। गैस जिसे हमें द्रव में विलेय करना है या जिसे विलायक में विलेय करना है, उस गैस की प्रकृति और जिस विलायक में हम विलेय कर रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं गैस को, उस गैस विलायक की प्रकृति और गैस की प्रकृति समान होनी चाहिए। गैस को द्रव में विलेय करके जब हमें विलयन बनाना है तो गैस द्रव में तभी घुलेगी जब गैस और विलायक की प्रकृति समान होगी। यहाँ भी वही बात आती है, समान प्रकृति होने का अर्थ क्या है? समान प्रकृति होने का अर्थ है कि गैस भी ध्रुवीय प्रकृति की होनी चाहिए और जिस गैस को हम घोल रहे हैं वो द्रव गैस को हम जिस द्रव में घोल रहे हैं वो गैस भी, और जिस द्रव में घोला जा रहा है वो द्रव भी या विलायक भी हमारा ध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलेगी और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में घुल जाती है। ध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में बहुत कम मात्रा में घुलनशील होगी या घुलेगी ही नहीं। उसी प्रकार से अध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में या तो घुलेगी ही नहीं और घुलेगी तो बहुत अल्प मात्रा में विलय होगी। जैसे ऑक्सीजन एक अध्रुवीय गैस है जो जल में अल्प विलय होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन एक अध्रुवीय गैस है और जल एक ध्रुवीय प्रकृति का विलायक होता है। जबकि HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ध्रुवीय प्रकृति की गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक ध्रुवीय प्रकृति की गैस है और ये ध्रुवीय प्रकृति की गैस है तो जब हम इसे जल में घोलने की कोशिश करेंगे तो HCl गैस जल में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जल भी ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी ध्रुवीय प्रकृति की गैस होती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और जब जल में घोलेंगे तो वह जल में पूर्ण रूप से या अत्यधिक मात्रा में घुलनशील हो जाएगी। अब आप कैसे समझेंगे कि कोई भी गैस ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? ध्रुवीय गैस वो होगी जिसमें दो ध्रुव होंगे या अध्रुवीय गैस वो होगी जिसमें दो ध्रुव नहीं होंगे। दो ध्रुव का होना अर्थात एक ध्रुव धन ध्रुव होता है और दूसरा ध्रुव ऋण ध्रुव होता है। कैसे समझेंगे हम कि ध्रुवीय गैस के अंदर ध्रुव हैं कि नहीं है? इसके लिए हम कुछ गैसों के उदाहरण लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन दो समान परमाणुओं से मिलकर बनी है। जब दो समान परमाणु होंगे तो इसमें कोई भी ध्रुव नहीं होगा, ना तो ऋण ध्रुव होगा और ना ही धन ध्रुव होगा, तो यह एक अध्रुवीय गैस होगी। या Cl2 दो समान Cl परमाणुओं से मिलकर बना है तो इसमें कोई धन ध्रुव ऋण ध्रुव नहीं होगा, तो ये भी अध्रुवीय गैस होगी। N2 इसमें भी दोनों ऑक्सीजन के परमाणु हैं, दोनों नाइट्रोजन के N2 इसमें भी दोनों नाइट्रोजन के ही परमाणु हैं, इसलिए इसमें भी कोई धन या ऋण ध्रुव नहीं होगा, तो ये भी अध्रुवीय प्रकृति की होगी। जबकि HCl जिसका भी हमने उदाहरण देखा, HCl में एक परमाणु हाइड्रोजन का है और दूसरा परमाणु हमारा क्लोरीन का है, तो इसमें एक धन ध्रुव होगा और दूसरा ऋण ध्रुव होगा। SO2 में भी दो तरह के परमाणु हैं, एक सल्फर का परमाणु है और दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन में एक धन ध्रुव होगा और दूसरा ऋण ध्रुव होगा, तो यह भी ध्रुवीय होगी। HCl गैस ध्रुवीय होगी, SO2 गैस ध्रुवीय होगी। और इसके उदाहरण है अमोनिया। NH3 में भी दो अलग प्रकार के परमाणु हैं, एक परमाणु है नाइट्रोजन का और दूसरे प्रकार का परमाणु है हमारा हाइड्रोजन, जिसके 3 परमाणु हैं। तो इस तरह से जो गैसें अलग अलग तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं वो गैसें ध्रुवीय होती हैं, और जो समान तत्व के परमाणु से मिलकर बनी होती हैं वे ध्रुवीय होती हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम समझेंगे कि क्या ध्रुवीय होता है और क्या अध्रुवीय होता है, कौन सी गैस ध्रुवीय होती है और कौन सी गैस अध्रुवीय होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में विलय होती है और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में विलय होती है, या इसका विपरीत कह सकते हैं। ध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में
विलय नहीं होती है और अध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में विलय नहीं होती है, जिसका उदाहरण हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को लेकर समझा। ऑक्सीजन एक अध्रुवीय गैस है तो जल में विलय नहीं होगी या जल में विलय होती है। ऑक्सीजन गैस जल में विलय होती है परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में विलय होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो कि ध्रुवीय गैस है वो जल में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी ध्रुवीय प्रकृति की गैस है और जल भी ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है। हाइड्रोजन क्लोराइड तब कहेंगे जब हाइड्रोजन HCl हमारा शुद्ध अवस्था में होगा। शुद्ध अवस्था में होगा मतलब जब ये केवल HCl होगा तब हम इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। आपने अक्सर इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना होगा। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तब कहेंगे जब यह जल में विलय होगा। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तब कहा जाता है जब वह जल में विलय होता है या उसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। शुद्ध अवस्था में है तो यह गैसीय अवस्था में होता है तब इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से गैस द्रव में घुलती हैं या कम घुलती हैं या अधिक घुलती हैं या नहीं घुलती हैं। तो पहला कारक है ताप और दूसरा कारक है दाब। कारक का मतलब कौन से कारक मतलब वो बातें जिनकी वजह से गैस द्रवों में घुलेंगी या नहीं घुलेंगी, कम घुलेंगी या ज़्यादा घुलेंगी। तो पहले पढ़ते हैं हम ताप। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो कोल्ड ड्रिंक गले में जाकर जकड़न महसूस होती है। जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीते समय जब गले में पहुंचता है तो गले में जकड़न महसूस होती है। तो वो जकड़न किसकी वजह से महसूस होती है? वो जो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुली हुई गैस होती है उसकी वजह से महसूस होती है। अब यदि वही कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं वो ठंडा होता है, मगर कभी आपने नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होगा। जब आप रूम टेम्परेचर वाला कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आपको वो गले की जकड़न महसूस नहीं होगी। जो गले में जकड़न महसूस होती है कोल्ड ड्रिंक पीने पर, यदि वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, तो जो जकड़न आपको गले में महसूस होती है कोल्ड ड्रिंक पीने पर, वो जकड़न रूम टेम्परेचर वाले कोल्ड ड्रिंक को पीने से नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर जब तक ठंडा रहता है कोल्ड ड्रिंक तब तक उसमें घुली गई गैस अधिक मात्रा में घुली हुई रहती है। पूर्ण रूप से जितनी मात्रा उसमें उस कोल्ड ड्रिंक में घुली गई है गैस की, वो उस रूप में पूरी तरह से घुली हुई होती है। जब पूरी तरह से घुली हुई होती है, जब हम ढक्कन खोलकर कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो वो गैस बाहर निकलती है। गैस बाहर निकलती है, हमारे मुंह में जाती है, गले में जाती है तो फैलने लगती है। मुंह से होते हुए गले में जाती है तो फैलती है तो वो जकड़न महसूस होती है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर या अधिक ताप वाला जिसका टेम्परेचर कम बढ़ गया है, जिस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ गया है, उसमें जो कोल्ड ड्रिंक में गैस घुली गई थी वो गैस कम मात्रा में घुली हुई होती है। मतलब वो बॉटल में ऊपर की तरफ आ जाती है और ढक्कन खोलते हैं तो वो बाहर निकल जाती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। और जब रूम टेम्परेचर वाला या बढ़े हुए टेम्परेचर वाले कोल्ड ड्रिंक को हम पीते हैं तो गले में जकड़न महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें जो घुली हुई गैस होती है वो तापमान बढ़ने की वजह से उसमें से बाहर निकल जाती है। तो तापमान बढ़ने से गैस बाहर निकल गई, मतलब जो गैस हमने घोली थी वो गैस ठंडी थी। जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी थी तब उसमें घुली हुई थी, और जब हम वो जब वही कोल्ड ड्रिंक को हम रूम टेम्परेचर से वापस रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, अधिक तापमान पर लाएंगे, तो उसमें जो घुली हुई गैस होती है वो उस कोल्ड ड्रिंक में से बाहर निकल जाती है। मतलब क्या हुआ कि तापमान बढ़ाने पर गैस जो विलय की है हमने विलायक के साथ, वो तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता कम हो जाती है। उसी प्रकार से यदि हम किसी गैस को हम किसी द्रव में घोल रहे हैं तो तापमान कम करने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। तापमान कम करने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। तापमान को यदि हम कम करते हैं तो द्रव के अंदर गैस की विलेयता बढ़ जाती। तापमान को जब हम कम करते हैं मतलब निम्न ताप पर गैस जो हम द्रव में घोलना चाह रहे हैं उसकी विलेयता द्रव के अंदर बढ़ जाती है। मगर वही इसके विपरीत भी होगा। कब? जब यदि हम तापमान बढ़ा देंगे। यदि हम तापमान बढ़ाएंगे विलयन का, तो विलयन में घुली हुई गैस बाहर निकलने लगेगी।
विलयन में जो गैस घुली है या जो गैस हमने घोली है, उस विलयन का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो वो गैस उसमें से बाहर निकलने लगेगी। निम्न ताप पर गैस अधिक मात्रा में घुलनशील रहती है या निम्न ताप पर गैस की घुलनशीलता अधिक होती है विलयन में, और ताप बढ़ाते हैं तो गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है। तो ये हुई हमारी ताप बढ़ने से गैसों की द्रव्यों में विलेयता पर असर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है ना, वो ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम है मतलब जब गैस को द्रव में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब तापमान बढ़ता है। और यदि हम बाहर से भी तापमान बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, तापमान पहले से भी विलयन का अधिक, जब हमने विलयन बनाया है तब तापमान उसका बढ़ ही गया है, और बाहर से भी तापमान बढ़ाएंगे तो घुली हुई गैस भी उसमें से बाहर निकलने लगेगी। तो तापमान बढ़ाने से गैसों की द्रव्यों में विलेयता घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला कारक हमारा दाब। ये तो आपको पता ही होगा कि सामान्य दाब पर गैस को पकड़ना संभव नहीं है। गैस को पकड़ना अर्थात गैस को इकट्ठा करना, गैस को एक जगह एकत्रित करना संभव नहीं है। गैस को जैसे साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो नॉर्मली तो नहीं भर देते ना, जैसे हम पानी भरते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी भरना है तो पानी को भरना आसान है क्योंकि वो द्रव अवस्था में होता है। ठोस को एक जगह से दूसरी जगह रखना आसान होता है क्योंकि वो ठोस अवस्था में होता है, एक निश्चित आयतन और आकार होता है। परंतु गैस के कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से गैस इकट्ठी नहीं हो पाती है। गैस के अणुओं में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा भी होती है, तो गैस सामान्य परिस्थितियों में या सामान्य दाब पर एकत्रित नहीं की जा सकती। तो गैस को एकत्रित करने के लिए या गैस को किसी एक जगह इकट्ठा करने के लिए हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा। जैसे साइकिल में टायर में हवा भरते हैं या गाड़ी के टायरों में हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, पंप का उपयोग करते हैं। पंप से क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है तो टायर हवा से भर जाता है। उसी प्रकार से जब हमें किसी विलयन को बनाना है जिसमें हमें द्रव के साथ गैस को घोलना है तो क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। बिना दाब बढ़ाए द्रव में गैस को नहीं घोल सकते। दाब बढ़ाएं, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमें किसी गैस को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो हम उसके अंदर गैस घोलते हैं तो पहले हमें दाब बढ़ाना पड़ता है। पंप की सहायता से ही दाब बढ़ाते हैं। दाब बढ़ाकर गैस को बोतल के अंदर भर देते हैं और उस बोतल को सील कर देते हैं। ढक्कन लगाकर उसे तुरंत सील कर दिया जाता है, क्योंकि तुरंत सील नहीं करेंगे तो जो गैस हमने अंदर डाली वो बाहर निकल जाएगी। तो दाब बढ़ाने से विलयन में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। अब गैस की विलेयता पर गैस की द्रवों में विलेयता पर सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो हेनरी के द्वारा किया गया था। गैस की द्रव में विलेयता पर अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, हेनरी ने किया था। या गैस की द्रव में विलेयता को सबसे पहले समझाया था हेनरी ने। तो हेनरी ने जो अध्ययन किया था उस अध्ययन को ही हम किस नाम से जानते हैं, हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। हेनरी ने गैस की द्रव में विलेयता से संबंधित जो नियम दिया था वही नियम किस नाम से जाना जाता है, हेनरी के नियम से जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पर्पज से। क्या था ये नियम? हेनरी ने ये बताया था कि स्थिर ताप पर, मतलब ताप स्थिर रखना है, बढ़ाना घटाना नहीं है, किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता मतलब एक गैस लेना है जिसे हमें द्रव में घोलना है। तो गैस द्रव में घुलेगी तो गैस की जो मात्रा द्रव के अंदर घुलेगी वही क्या कहलाएगी, गैस की विलेयता। किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब क्या होगा, यहाँ विलेयता का मतलब होगा कि गैस की वह मात्रा जो द्रव के अंदर घोली जा रही है वह। तो गैस की द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। जो गैस हम घोल रहे हैं द्रव में या जो गैस हम घोल रहे हैं विलयन में, वो गैस जब हम घोलेंगे तो कैसे घोलेंगे, दाब बढ़ाएंगे तब गैस घुलेगी। तो जब हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब कहाँ लगेगा, जिस द्रव या जिस विलयन में हम गैस को घोल रहे हैं उस द्रव या विलयन की सतह पर गैस अपना दाब आरोपित करेगी। तो जो गैस हम द्रव या विलयन के अंदर घोल रहे हैं वही गैस उसी जिस द्रव के अंदर हम घोल रहे हैं उस गैस को, या जिस विलयन के अंदर हम गैस को घोल रहे हैं वो गैस द्रव या विलयन की सतह पर अपना दाब आरोपित करेगी। तो गैस का जो दाब लगेगा वह दाब आंशिक दाब होगा। गैस का वह दाब किसके समानुपाती होगा, गैस की विलेयता के समानुपाती होगा। गैस की विलेयता अर्थात गैस की वह मात्रा जो हम द्रव या विलयन के अंदर घोल रहे हैं। गैस क्या करेगी, क्योंकि गैस को घोलने के लिए हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा। गैस का जब दाब बढ़ाएंगे तो गैस
किसी द्रव या विलयन के अंदर जाकर घुलेगी, तो गैस विलयन के अंदर या द्रव के अंदर जब घुलेगी तो उसी जिस विलयन के में हम वो गैस घोल रहे हैं या जिस द्रव के अंदर हम वो गैस घोलकर विलयन बना रहे हैं, तो वो गैस द्रव या विलयन की सतह के ऊपर दाब आरोपित करेगी। तो गैस जो दाब आरोपित करेगी वो गैस का आंशिक दाब गैस की विलेयता के समानुपाती होगा। मतलब गैस जो दाब लगा रही है विलयन की सतह पर, गैस के द्वारा लगने वाला दाब के द्वारा लगने वाला दाब गैस की मात्रा के समानुपाती होगा। गैस की विलेयता अर्थात गैस की मात्रा, और मात्रा को हम यहाँ किस रूप में लेंगे? मोल अंश के रूप में लेंगे। गैस की वह मात्रा जो हम विलयन में घोल रहे हैं या द्रव के साथ घोल रहे हैं, गैस की मात्रा गैस के द्वारा लगने वाले दाब के समानुपाती होगा। हेनरी ने क्या बताया था? जब हम किसी गैस को किसी द्रव में घोलने की कोशिश करके विलयन बनाते हैं तो गैस को घोलने के लिए दाब बढ़ाना पड़ेगा। अब जब दाब बढ़ाएंगे तो गैस दाब आरोपित करेगी द्रव की सतह पर, तो जो दाब आरोपित किया जाएगा गैस के द्वारा, उसी गैस का वही दाब उसी गैस की विलेयता अर्थात उसी गैस की मात्रा के समानुपाती होगा। समानुपाती होगा इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी और दाब कम करेंगे तो विलेयता कम होगी। और विलेयता का मतलब क्या है? मात्रा। अब मात्रा को हम किस रूप में लेंगे? यहाँ मोल अंश के रूप में लेंगे। मात्रा को किस रूप में लेंगे? हम मोल अंश के रूप में लेंगे। मोल अंश मतलब वो हिस्सा या मोलों की वह संख्या या मोलों का वह अनुपात जो गैस का द्रव के अंदर घोला गया है। अब हेनरी के नियम का यदि गणितीय रूप देखेंगे तो कैसे समझेंगे हम इसे? गणितीय रूप से हेनरी के नियम को कैसे व्यक्त करेंगे? किसी गैस का वाष्प अवस्था में गैस कैसा होनी, गैस की वाष्प अवस्था हमने क्यों ली है? क्योंकि जब हम गैस का दाब बढ़ाएंगे तो गैस के अणु क्या होंगे? आपस में पास पास आएंगे, और जब के अणु पास पास आएंगे तो क्या होगा? गैस के अणु के पास पास आने से वह द्रवीकृत हो जाएगी। तो द्रवीकृत, अब गैस को हमें नहीं लेना, हमें कौन सी गैस लेनी है? जो वाष्प अवस्था में हो। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, तो गैस जो द्रव की सतह पर दाब लगाएगी, आंशिक दाब जो लगाएगी वह होगा P। कोई गैस जिसको हमने द्रव में घोलना है, उस गैस का आंशिक दाब, गैस वाष्प अवस्था में होनी चाहिए, द्रव अवस्था में नहीं होनी चाहिए। तो गैस का आंशिक दाब मतलब गैस जो द्रव की सतह पर दाब लगा रही है वह दाब P, और जो गैस की मात्रा हमने घोली है वो गैस की मात्रा या गैस की विलेयता जिसको हम ले रहे हैं मोल अंश के रूप में, जिसे हम व्यक्त करते हैं x से। तो गैस के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब गैस के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब P गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती होता है x। P है गैस के द्वारा लगने वाला दाब और x है गैस की विलेयता मतलब गैस के मोल अंश, मतलब गैस की वह मात्रा जो हमने द्रव या विलयन के अंदर घोली है। अब ये तो हमें पता ही है कि स्थिरांक आएगा, तो P बराबर KH इंटू एक्स हो जाएगा। KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। नियम से संबंधित कोई भी डाउट है तो डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हेनरी स्थिरांक से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वे क्या है? पहला, समान ताप पर, मतलब ताप यदि एक ही रखें, हमने कोई विलयन बनाया जिसमें द्रव के अंदर हमने गैस को घोला है, तो यदि हम ताप समान रखते हैं, ताप को एक ही ताप पर हम एक ही ताप पर अलग अलग विलयन बनाते हैं। एक ही ताप पर अलग अलग विलयन बनाते हैं मतलब एक ही ताप पर अलग अलग गैसों को द्रव के अंदर घोलते हैं। तो यदि ताप समान है तो विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ताप यदि हम समान रखते हैं और उसके बाद विभिन्न गैसों के लिए KH का मान की गणना की जाती है तो विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भी भिन्न भिन्न ही आता है। KH का मान किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर। जो गैस हम द्रव के अंदर घोल रहे हैं उस गैस की प्रकृति पर KH का मान मतलब हेनरी स्थिरांक का मान निर्भर करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, किसके लिए? एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं हेनरी स्थिरांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन से संबंधित ये पॉइंट होते हैं। दिए गए दाब पर, मतलब एक निश्चित दाब पर KH अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, मतलब KH का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। एक दिए गए दाब पर मतलब दाब स्थिर है,
एक निश्चित दाब है, एक निश्चित दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, मतलब यदि KH का मान अधिक होता है तो गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। मतलब यदि KH का मान बढ़ता जाता है तो गैस की विलेयता भी घटती चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी विलयन में जब हमने गैस घोली है, यदि उस विलयन के लिए KH का मान बढ़ता जा रहा है तो उसमें घुली हुई गैस उसमें से बाहर निकलती चली जाएगी, मतलब उसमें घुली हुई गैस की मात्रा कम होती चली जाएगी। गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी, मतलब यदि KH का मान बढ़ेगा गैस के लिए तो उस विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा धीरे 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 करके कम होती जाएगी। कैसे समझेंगे हम इसे? जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। दोनों गैसों के लिए ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। ताप बढ़ता है मतलब जब गर्मी बढ़ती है, जैसे तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, गर्मियों के दिनों में जब ताप बढ़ता है तो इन गैसों की जल में घुलनशीलता मतलब विलेयता घट जाती है। जल में विलेयता घट जाती है, इसका मतलब क्या है? तो जल में घुली हुई जो गैस है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वो पानी में से निकलकर उनमें उन गैसों की मात्रा पानी में कम होने लगती है। इन गैसों की जल में विलेयता घट जाती है। ताप बढ़ने पर इन गैसों की जल में विलेयता कम हो जाती है, मतलब जब ताप बढ़ता है गर्मियों के दिनों में उनमें घुली हुई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस की मात्रा कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम, नाइट्रोजन की मात्रा तो छोड़िए, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? जिस जल में जो जीव रहते हैं, जैसे तालाब हुआ या नदी हुई या समुद्र हुए, तो जल में जहाँ जो जीव रहते हैं यदि वहाँ का ताप बढ़ गया तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो उस जगह उस जल के अंदर ऑक्सीजन जो घुली हुई थी उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है? सांस लेने के लिए आवश्यक है। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा ही सांस लेते हैं। जब ताप बढ़ेगा तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, और जब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? जीव छटपटाने लगेंगे, हो सकता है कभी कभी मर भी जाएं। इसलिए जब ठंड पड़ती है तो ठंड पड़ने पर जो गैस की मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जल के अंदर घुली हुई होती है। इसीलिए जब अधिक ठंड होने पर, जैसे हमारे देश में जहाँ बर्फ़ गिरती है, ऐसी जगहों पर हमारे देश में ऐसे ऐसे स्थान जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जहाँ नदियों की ऊपरी सतह का जल जम जाता है, वहाँ पर या पृथ्वी पर कहीं भी जहाँ इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि ऊपरी सतह का जल जम जाता है, वहाँ पर जलीय जंतु आराम से रह पाते हैं, बजाय उसके जहाँ गर्मी पड़ती है या या अधिक तापमान रहता है। जहाँ अधिक तापमान रहता है वहाँ की तुलना में जहाँ कम तापमान रहता है या जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वहाँ पर जलीय जंतु रहना अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि कम ताप होने की वजह से जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घुली हुई होती है जो उन्हें सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। वहीं ताप बढ़ेगा तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे जीव छटपटाने लगेंगे तो उन्हें आराम महसूस नहीं होगा, या हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए ठंडे जगहों पर या ठंडे जल में जलीय जंतु रहना आरामदायक महसूस करते हैं। तो ये हुआ हमारा हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग तो हम कल समझेंगे। इसके पहले हम उदाहरण का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उदाहरण का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो हेनरी के नियम से संबंधित है। उदाहरण 1.4 है। एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 1.4 है। क्वेश्चन देखेंगे पहले तो। यदि नाइट्रोजन गैस को 2093 केल्विन जल में से प्रवाहित किया जाए, नाइट्रोजन गैस को 2093 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी? मतलब N2 गैस की कितनी मात्रा हमें जल में घोलने पर मिलेगी? तापमान स्थिर है। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है। नाइट्रोजन का आंशिक दाब कितना है? 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर, मतलब जिस ताप पर हम जल में प्रवाहित कर रहे हैं नाइट्रोजन को, उस ताप पर, वह ताप है 293 केल्विन पर। नाइट्रोजन के लिए KH का मान 76.48 किलो बार है। इसमें क्या क्या दिया गया है पहले में वो देखना पड़ेगा। एक तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया गया है 0.987 बार, और क्या दिया गया है? KH, नाइट्रोजन गैस के लिए हेनरी स्थिरांक KH का मान दिया गया है 76.48 किलो बार। क्या ज्ञात करना है? नाइट्रोजन की विलेयता ज्ञात करनी है। नाइट्रोजन की विलेयता ज्ञात करनी है, अर्थात नाइट्रोजन
की मात्रा जो जल में घोली जा रही है, या नाइट्रोजन की मात्रा जो जल में घुलेगी, 1 लीटर जल में घुलेगी, नाइट्रोजन को जल में से प्रवाहित करने पर 1 लीटर जल में जितने भी मिली, और वो जो मात्रा है वो हमें किस में निकालनी है, मिली मोल में निकालनी है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा 1 लीटर जल में घुलेगी वो मात्रा हमें ज्ञात करनी है। नाइट्रोजन की मात्रा किस रूप में ज्ञात करनी है, मिली मोल के रूप में ज्ञात करनी है। क्या इसके लिए नियम कौन सा होगा, वही हेनरी का नियम होगा। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम हमने क्या देखा था, P बराबर KH x, मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है, P दिया गया है और KH दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, P x निकालना है तो KH को पक्षांतर कर देंगे तो KH अपॉन में आ जाएगा। तो हमारा x बराबर P बटे KH हो जाएगा। x हमें ज्ञात करना है, P का मान रख दिया, KH का मान रख दिया, तो हमारा सॉल्व करके आंसर आ गया। एक काम और किया है यहाँ, क्योंकि हमारा दाब बार में है और KH में जो KH का जो मान दिया गया है वो किलो बार में है, तो हमने क्या किया है, किलो बार वाले मान को बार में बदल लिया है। कैसे, 1000 का गुणा करके। KH का मान जो हमें किलो बार में दिया गया है उस मान को हमने 1000 से गुणा करके उसे बार में बदला है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से गुणा भाग 0.987 में 76,480 बार का भाग दिया, तो हमारा आंसर आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये यदि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मान आया है ये x का मान आया है, x का मान अर्थात मोल अंश आया है, हमें बदलना है मिली मोल में से। अब 1 लीटर जल में उसके 55.5 मोल होते हैं, उसके मतलब जल के। 1 लीटर जल में मोलों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि जल की मात्रा दी गई है 1 लीटर, और 1 लीटर जल में मोल होते हैं, ये हमने 11th में सीखा है। 1 लीटर जल में 55.5 मोल कैसे होते हैं, कि फिर भी किसी को कोई डाउट होता है कि कैसे 55.5 मोल आएंगे, तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में। 1 लीटर जल में जल के 55.5 मोल होते हैं। माना कि विलयन में N2 के मोलों की संख्या n है, हमें N2 के मोलों की संख्या, ये तो मोल अंश है, हमें पहले मोल इसको बदलना है मोल में, और मोल को बदलना है किसमें, मिली मोल में। तो अब हमें, क्योंकि N2 के पहले हम मोलों की संख्या निकालेंगे, तो N2 के मोलों की संख्या कितनी मान ली हमने, n, जो किसमें विलय है, जल के 55.5 मोल के अंदर विलय है। अब मोल अंश हमें ज्ञात है, तो मोल अंश लेकर आएंगे हम। मोल अंश का सूत्र क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं हम, तो नाइट्रोजन का मोल अंश का सूत्र क्या बनेगा, नाइट्रोजन का मोल अंश बराबर नाइट्रोजन के मोल बटे नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल। नाइट्रोजन के मोल तो हमें ज्ञात करने हैं, लेकिन नाइट्रोजन का मोल अंश हमें ज्ञात है। तो नाइट्रोजन का मोल अंश जब हमें ज्ञात होगा, तो नाइट्रोजन के मोल अंश का मान हमने यहाँ रख दिया है, और यहाँ क्या आ जाएगा, n बटे 55.5। वो कैसे आया है, n.55/5 ऐसे आया है कि ये विलयन में ये जो मान है, मतलब विलयन में घुली गई जो नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा बहुत 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 अधिक कम है। जल एक विलयन मतलब जल 1 लीटर जल में जो घोला गया ये जो मान है नाइट्रोजन का जो हमें प्राप्त हुआ है, ये कैसा है, 1 लीटर जल के कंपैरिजन में, मतलब 55.5 मोल के तुलना में 1.29 × 10⁻⁻5 का मान बहुत 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 ज़्यादा कम है, मतलब नगण्य है। नगण्य है मतलब ना के बराबर है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने 1 लीटर जल में 1 चम्मच नमक घोला, तो आपको अब फिर आप उस पानी और नमक के विलयन को टेस्ट करके देखेंगे, तो वो पानी आपको ऐसा महसूस हो, उसके स्वाद से आपको समझ में आएगा कि उसमें नमक घुला हुआ है। पर अब उसी पानी में हम 10 लीटर पानी और डाल दें तो हमारा कुल विलयन हो जाएगा 11 लीटर, परंतु नमक हमने पहले ही जो 1 चम्मच घोला है वो उतना ही रहने देंगे, नमक की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। तो अब जब हमने जो विलयन हमने बनाया था 1 लीटर जल में 1 चम्मच नमक घोलकर उसमें हमने 10 लीटर जल और मिला दिया है, तो जल की मात्रा बढ़ गई है, पर नमक की मात्रा पहले ही जितनी है। अब जो बढ़ा हुआ आयतन वाला हमारा विलयन है, मतलब 11 लीटर वाला जो विलयन है, उसमें उसको यदि हम टेस्ट करेंगे तो क्या हमें उसमें जल के अंदर नमक
घुला हुआ महसूस होगा या जल के अंदर नमक का स्वाद आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नमक तो है उसमें पर नमक का स्वाद महसूस नहीं होगा, नमक का स्वाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नमक है पर नमक की मात्रा इतनी कम है कि उसका होना ना होना हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ है कि 1 लीटर जल में अर्थात 55.5 मोल जल में जो नाइट्रोजन के मोल अंश हैं वो उनका मान है 1.29 गुणे 10 की घात 5, 10 की घात माइनस 5। 10 की घात माइनस 5 का मतलब क्या हुआ? 10,000। 10 की घात 10,000 नहीं, 1,00,000। 10 की घात माइनस 5 का मतलब क्या हुआ? 1,00,000। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1.29 में हमें भाग देना है 5, 1,00,000 का। तो 1.29 में 1,00,000 का भाग देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी संख्या होगी। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के मूलांश का मान बहुत कम है। मतलब 1 लीटर जल में जो नाइट्रोजन घुली हुई है उसकी मात्रा बहुत अधिक कम है। इसलिए हमने क्या किया है, जो हमारा नीचे विलयन है, मतलब विलयन जब हम मूल अंश निकालते हैं तो क्या करते हैं, जिसका मूल अंश निकालने हैं उसका मान ऊपर रखते हैं और नीचे बटे में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योगफल होता है। तो विलयन में क्या है? नाइट्रोजन के मोल हैं और जल के मोल हैं। अब विलयन में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या जल के मोलों की तुलना में बहुत अधिक कम है, जिसे हम नगण्य मान रहे हैं। नगण्य मान रहे हैं अर्थात ना के बराबर मान रहे हैं, इसलिए इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने नगण्य मानकर इसे हटा दिया, क्योंकि इसका होना ना होना विलयन के अस्तित्व पर कोई असर नहीं डाल रहा है। इसलिए विलयन में से विलयन के कुल मोलों में से नाइट्रोजन के मोलों की संख्या को नगण्य मानकर इसमें से हटा दिया, तो बचेगा क्या? केवल जल के मोल। तो हमारा क्या आ जाएगा? n/55.5 मोल। n/55.5 मोल हमारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है तो जल में, मगर उसका होना ना होना कोई असर नहीं डाल रहा। मतलब इसका जो भी योगफल यदि इसमें हम जोड़ते तो इस संख्या पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, या इस संख्या को हटाने पर इस संख्या पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं हो रहा है। तो हमने नाइट्रोजन के मोल नीचे से हटा दिए। अब n/55.5 बचा हमारा। n का मान हमें ज्ञात करना है, तो पक्षांतर कर देंगे तो 55.5 को इस तरफ बाईं तरफ से दाईं तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो 55.5 हमारा 1.29 गुणे 10 की घात माइनस 5 के साथ गुणा में आ गया। अब गुणा में आ गया तो गुणा करना है, तो n का मान मतलब जल के मूलंश हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो जल के मूलंश नहीं, नाइट्रोजन के मूलंश का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हमने नाइट्रोजन के मोल अंश के सूत्र की सहायता से नाइट्रोजन के मोलों की संख्या n का मान ज्ञात कर लिया। नाइट्रोजन के मोलों की संख्या का मान आया है 7.16 गुणित 10 की घात माइनस 4। तो नाइट्रोजन के मोल अर्थात n का मान कितना निकला? 7.16 गुणित 10 की घात माइनस 4। किससे निकला है हमारा ये मान? नाइट्रोजन का जो मूल अंश निकाला था उसका जो हमने सूत्र लिखा, उस सूत्र में हमने नाइट्रोजन के मोलों की संख्या को हमने n माना है। उस सूत्र में जो मान दिए गए थे उन मानों को रखकर हमने n का मान अर्थात नाइट्रोजन के मोलों की संख्या का मान ज्ञात कर लिया। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या का मान ज्ञात हो गया, परंतु हमें प्रश्न में निकालना है नाइट्रोजन के मिली मोल। तो जो मोलों की संख्या हमने ज्ञात की है उसको मिली मोल में बदलने के लिए हम 1000 का गुणा कर देंगे। मोलों की संख्या में 1000 का गुणा करेंगे तो जो मोलों की संख्या है वो मिली मोल में बदल जाएगी। मोलों की संख्या में 1000 का गुणा करने से मोलों की संख्या का मान मिली मोल में बदल जाएगा। तो मिली मोल में मान कितना आएगा? 0.716 मिली मोल। ये इसकी कैलकुलेशन यहाँ मैंने की हुई है साइड में। वैसे तो आपसे सबसे बन जाएगी करते। कैलकुलेशन में या प्रश्न में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछकर लिखकर बता सकते हैं।